नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में राफ्टिंग के क्षेत्र में ऋषिकेश के साथ साथ टनकपुर शारदा क्षेत्र भी अब विकसित हो गया है। यहां लगातार हो रही राफ्टिंग से पर्यटन विकास बढ़ेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत चंपावत जिले की शारदा नदी में 3 दिनों तक चले राफ्टिंग प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुए। पहली बार रात्रि में राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं समापन समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी एवं उनकी धर्मपत्नी गीता धामी ने रात्रि में आयोजित राफ्टिंग प्रतियोगिता का आनंद उठाया। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से अब देवभूमि खेल रूप में स्थापित हो गई है। अंदर आया तो मुझे एम्प्रेस मिला कि हाँ तो यार इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा सकते हैं। और 10 मिनट में मैंने जिसने कराना था उससे बात भी कर ली सीएम साहब के आने से पहले कि मुझे मालूम था अगर मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट यहाँ कराता हूँ तो मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी जिन लोगों ने कराना है। मैंने फेडरेशन से भी कंसल्ट कर लिया, जिन लोगों ने आर्मी ने कराना था आर्मी के अफसर से भी कंसल्ट किया। उसके बाद मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी तो सीएम साहब तो कभी भी इन चीजों को मना करते ही नहीं। उन्होंने आपके सामने ही हाँ कर दिया और स्पीच में ही बोलते। तो मैं सोचता हूँ हम जल्दी ही इस इंटरनेशनल इवेंट को यहाँ कराएंगे और ये हमारे साथ में ये भी इच्छा है जहां जहां हम ये इवेंट कराएंगे वहाँ 5 स्टार होटल रहे, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने में हमें होटल्स की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यह आयोजन आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ पर आज एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। राफ्टिंग की और कैनोइंग की जो प्रतियोगिता है वो रात में संपन्न हुई है और आने वाले समय में ये टनकपुर का ये बूम का ये क्षेत्र राफ्टिंग के क्षेत्र में एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा और आज ये पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है और इसके विकसित होने से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की संभावनाएं आने वाले समय में होंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में काली शारदा नदी में आयोजित 3 दिवसीय राफ्टिंग प्रतियोगिता का सोमवार को देर शाम को समापन हुआ और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन से इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने भी मेडल प्राप्त कर अपना बेहतर स्थान बना लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उसके अनुरूप आज उत्तराखंड राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। राफ्टिंग करने के बाद मेरी समझ में उसी समय एक बात अच्छी तरह से आ गई थी कि ये क्षेत्र पूरे भारत के नक्शे पर स्थापित होगा और यहाँ पर एक अपार संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। और उसी निमित्त 2023 में यहाँ पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी राफ्टिंग की आयोजित की गई थी और इस बार तो गजब ही हो गया। आप सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे अनुरोध को माना और शानदार यहाँ राफ्ट खरीद लिए और पहली बार आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बनने वाला है कि पहली बार राफ्टिंग की प्रतियोगिता रात में होने जा रही है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि 15,000 से अधिक दर्शकों के बीच में भव्य समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें बॉलीवुड स्टार सुखविंदर सिंह सहित कई प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सर्किट हाउस में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने खेल निदेशक सहित पुलिस, नैनीताल जिला प्रशासन के साथ विस्तार से बैठक करते हुए समापन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि समापन कार्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट, पार्किंग, यातायात व्यवस्था और वीआईपी की सुरक्षा सहित तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्टेडियम में आए थे और आपने भी एक मीटिंग सभी ऑफिसर्स के साथ की थी
तो उसी क्रम में आज जो हमारे उधम सिंह नगर के नैनीताल के जो ऑफिसर्स हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप सबसे बैठक हुई है कि उस दिन जो समापन कार्यक्रम है उसके लिए जो प्रबंध है, कहां से कौन आएगा, कहां पे वेलकम ग्रुप्स लगेंगे, पार्किंग्स की व्यवस्था, उसमें टॉयलेट्स की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट, स्टेज आइटम्स, इस पे डिटेल में चर्चा हुई है और सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी गई हैं और ये कहा गया है कि एज ए टीम हमें काम करना है। कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम टच में रहें, कम्युनिकेशन रहे और उनको समय रहते पहले से ही हम लोग एंटिसिपेट करते हुए उनको सॉल्व कर लें। उत्तराखंड का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया जाएगा जिससे सभी वर्गों को फायदा हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो सुझाव देंगे उनसे हम सुझाव ले रहे हैं, इनको संकलित करके फिर हम बजट में क्या अच्छा हो सकता है उसको हम उसमें रखेंगे और वैसे भी हमारी तैयारी है। और आप जानते हैं कि 18 तारीख से यानी 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर चूंकि कार्य मंत्रणा समिति होगी तो उसमें बैठ के हम चर्चा करेंगे किस दिन मुझे वहां बजट रखना है। तो एक अच्छा बजट एक सभी प्रदेशवासियों के हित में और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम बजट प्रस्तुत करेंगे। सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में महान विचारक, प्रखर राष्ट्रवादी और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता के लिए जो मार्ग दिखाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक, जिनके विचार चिंतन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, कई प्रदेशों में सरकार है, उनकी 57वीं पुण्यतिथि हमने मनाई क्योंकि उनका विचार, उनका चिंतन कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी के आखिरी हफ्ते में मिल जाएगा। आपको यह बता दें कि ये कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर सह चुनाव संयोजक नरेश बंसल का उनके अनुसार अभी तक 10 राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। जैसे ही 20 की संख्या पार होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी संगठन को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। अब इस चुनाव के बाद जल्दी से प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है कि काफी राज्यों का चुनाव फरवरी के अंत तक हो जाएगा और जब हमारे संविधान के अनुसार आधे राज्यों का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होता है। जैसे ही वो चुनाव होगा तो वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सर, अभी तक कितने राज्यों में अगर कहा जाए तो अभी तक 10 राज्यों में चुनाव हो चुका है। 10 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं 36 यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। थैंक्स टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर प्रोवाइडिंग अस और रेंडरिंग अस द एंडलेस सपोर्ट टू रन दिस एंटायर इकोसिस्टम। इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किच्छा विधानसभा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ द्वारा की गई घोषणा के बाद शंकर फॉर्म में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंची टीम को विधायक के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रही टीम को आड़े हाथों लेते हुए वापस जाने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि विधायक तिलक बेहड़ ने स्पष्ट कहा है कि आम जनता को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर अपनी विधानसभा में किसी भी कीमत पर जनता को पीड़ित नहीं होने देंगे। गरीबों का खून चूसने वाला है। मैंने रुद्रपुर चुनाव में भी कहा था, मैं यहां भी कह रहा हूं, मैंने पहले कहा अपनी विधानसभा में कोई अपनी मर्जी से लगवाता है, अपना नुकसान कराना चाहता है, अपना बर्बादी कराना चाहता है तो वो लगवाए। गरीब नहीं लगवाना चाहते। अभी मेरे से भंगा में शंकर फार्म में मीटर लगाने के लिए पहुंचे थे 5 गाड़ियों के साथ। 10 पेटियां थी उनके पास, 10 पेटी लेकर गए हुए थे। एक पेटी में 6 आते हैं, 60 लेकर गए हुए थे। 60 कितने आते हैं मैंने तो कभी देखी पेटी, और घूम रहे थे अंदर। वहां के लोगों ने मुझे फोन किया, वहां उन्होंने रोके रखा, उनसे बातचीत की, और वहां धमकाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा कि नहीं लगाओगे 10,000 का जुर्माना पड़ेगा। बच्चों की परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की भांति इस साल भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो पूरे देश में छात्र छात्राओं को दिखाया गया। और इसी क्रम में दिनेशपुर में भी स्कूलों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को दिखाया गया। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के 8वें संस्करण में छात्रों से बात की है और उन्हें एग्जाम स्ट्रेस को दूर भगाने के उपाय बताए। उन्होंने छात्रों से बात करते हुए कहा कि सूर्योदय के बाद पेड़ के नीचे खड़े होकर गहरी सांस लेनी चाहिए। जीवन में कोई भी प्रगति करनी है उसमें पोषण का खास महत्व है। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को पहले सुननी चाहिए और उसके बाद उस पर सवाल करना चाहिए और उसके परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाया गया आज परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला और हमें तनाव मुक्त रहने का भी वो मिला उनसे हमें। आज हमारे स्कूल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हम सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है।
इससे उन्होंने हमें बहुत ही प्रेरित किया है कि हम आने वाले एग्जाम पर हम कैसे कंसंट्रेट करेंगे। फिर हमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया है। प्लस हम जो परीक्षा के लिए जो टेंशन हमारा था वो हम टेंशन फ्री भी हो गए हैं। मैं 12वीं की छात्रा हूँ और आज हमारे स्कूल में प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्यक्रम के बारे में दिखाया गया है वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें तरह तरह की जानकारियां दी कि हमारे परीक्षा पे चर्चा की, हमें तनाव मुक्त होने के लिए बताया गया। हमें बहुत अच्छा लगा, ये जानकारी मिली और इससे हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया और बच्चों को बहुत ही मोटिवेट किया ताकि हम जो बोर्ड के एग्जाम आने वाला है उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करें। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हर परिवार का हो अपना घर, यही है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान देने का सपना साकार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 64,961 मकान बनाए जाएंगे एवं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एवं ब्याज सब्सिडी के रूप में 976.61 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को निर्गत की गई है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 50,000 की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। अब तक 25,972 आवास स्वीकृत हुए हैं और 13,550 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 1.5 लाख की राशि राज्य सरकार की सहायता द्वारा दी जा रही है। अब तक 15,960 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2,260 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पूर्ण आवास हेतु अतिरिक्त 5,000 की सहायता भी लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार जो अपना पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते में 1,30,000 रुपए जमा कर रही है। अब तक 67,961 आवास पूर्ण हो चुके हैं और डीबीटी के माध्यम से 972.90 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण हो चुका है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा घर के उपयोग हेतु गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत 6,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल मकान ही नहीं बल्कि गरीबों को आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन का तोहफा दिया है। यह पहल हर जरूरतमंद परिवार को उजाले की ओर ले जा रही है। उत्तराखंड सरकार का है यही प्रयास, जरूरतमंद को मिले अपना आवास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों में तक जो है रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगा और जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त 4 यात्रा में शामिल होते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने चारधाम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार चारधाम को पर्यटन स्थल बना रही है। पिछली बार भी चारधाम की यात्रा में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देखिए, शीतकालीन यात्रा की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छी बात है, यात्रा होनी चाहिए। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी, लेकिन ये जो एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी व्यवस्था उनको बनानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था ना हो जिस प्रकार से यहाँ पे देहरादून में स्टेडियम के अंदर उन्होंने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और भीड़ इतनी बढ़ गई वो उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। उनके रहने की, उनके खाने की और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसकी भी सरकार को पहले बैठक लेनी चाहिए। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को समय पर एनीमिया का उपचार न दिया जाए तो प्रसव के दौरान उसकी जान पर खतरा हो सकता है।
गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एनीमिया समय पे ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली तो वो वर्स्ट केसेस में मैटरनल डेथ का भी रूप ले लेता है, और अगर कम भी सीवियर केसेस हैं तो उस केस में भी हमारा प्रीटर्म लेबर हो सकता है, या फिर जो मदर है उसके लाइफ लॉन्ग हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है, बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और इसी के दृष्टिगत स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पे फोकस करते हुए ये अभियान जो पल्स एनीमिया महाअभियान है उसकी शुरुआत की गई। तो इसमें हम लोग T4 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहला T है हमारा टेस्टिंग। भारत सरकार के निर्देशन में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में राष्ट्रीय पशु गणना जारी है और इसी क्रम में उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में भी पशुओं की गणना की जा रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सुधांशु मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्षेत्रवासियों से राष्ट्रीय पशु गणना में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की है। वहीं उन्होंने बताया कि यह भारत सरकार के निर्देशानुसार 21वीं राष्ट्रीय पशु गणना राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में चल रही है। उसी क्रम में जसपुर क्षेत्र में भी यह गणना जारी है, जिसके तहत 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जसपुर की समस्त जनता को हमारे यहाँ पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस समय 21वीं पशु गणना चल रही है। इसमें जसपुर में हमारे 98 ग्राम सभाएं हैं। उसमें हमारे विभाग की तरफ से राजकीय पशु चिकित्सालय के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के लिए 11 प्रगणकों की नियुक्ति की गई है और एक में उनका सुपरवाइजर लोग जा रहे हैं उनके आपके गांव में और गणना कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, जो लोग जाते हैं उनके पास ID कार्ड उनका बना हुआ है, अगर किसी को संदेह हो तो ID कार्ड दे सकता है उनका। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार हास्य कलाकार घन्ना भाई घनानंद अब हमारे बीच नहीं रहे। उत्तराखंड रंगमंच के मजे हुए कलाकार घन्ना भाई का जन्म 1953 में पौड़ी के गगोड़ गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा कैंट बोर्ड लैंसडाउन जिला पौड़ी गढ़वाल से हुई और घन्ना भाई ने हास्य कलाकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत 1970 में रामलीलाओं में नाटकों से की और 1974 में घनानंद ने रेडियो के और बाद में दूरदर्शन पर कई कार्यक्रम भी किए। समान नागरिक संहिता कानून में शामिल किए गए और कुछ प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने मंगलौर नारसन बॉर्डर से पैदल यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि यूसीसी के कुछ प्रावधान देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ हैं। इसमें लिव इन रिलेशन को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 वर्ष के निवास के आधार पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था से मूल निवासियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दल के द्वारा ये पदयात्रा का जो मकसद है हमारा, हम गुरुकुल नारसन से मलारी तक है हमारा सुदूरवर्ती जो जोशीमठ के आगे पड़ता है। हमारी इस पदयात्रा का मकसद है कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता पर जो काला कानून यूसीसी थोपने का कार्य किया, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी देहरादून आए थे, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार की ओर से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024 आयोजित की गई और परीक्षा में प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। परीक्षा में गुमानीवाला श्यामपुर स्थित राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी के कक्षा 8 की छात्रा सिमरन उनियाल ने आयोजित परीक्षा के अष्टम वर्ग की प्रवीण सूची में उत्तराखंड राज्य स्तर पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं अंग्रेजी माध्यम की छात्रा ने भी इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। दरलोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रकम वापस नहीं मिलने पर ऋषिकेश में ग्राहक भड़के हुए नजर आ रहे हैं। ग्राहकों ने एजेंटों के आधार पर साथ में मिलकर तहसील में धरना प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड जन विकास मंच के बैनर तले देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। यूसीसी कंपनी जो उत्तराखंड समेत क्योंकि ये मल्टी स्टेट कंपनी थी, सोसाइटी थी जो बैंकिंग का कार्य संचालित कर रही थी, इनके द्वारा उत्तराखंड में भी लगभग कई सौ करोड़ रुपए का मामला है और
जो सुविधा एसडीएम को ज्ञापन दिया है। हम यहाँ एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है मल्टी स्टेट, जिसका नाम है LUCC। इसमें क्या है कि भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, भारत सरकार कृषि मंत्रालय से, और ये कोई फ्रॉड नहीं है। कई लोग बोले कि फ्रॉड है, पर ये फ्रॉड नहीं है। सोसाइटी में लगातार निवेशकों ने अपना पैसा जमा करा है, एजेंटों ने जमा करा है, लेकिन अभी 28 अक्टूबर से पोर्टल बंद है, तो जिस वजह से लोगों में काफी आक्रोश हो गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मूलधन मिल जाए रजिस्ट्रार द्वारा, केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा। सोसाइटी संचालित थी और इसी के से एक बड़ा मैसेज चला गया है। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हुई है उसका नुकसान ये समस्या नहीं है। मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, मैंने उनको जांच नहीं होने तक सोसाइटी संचालित थी और इसी के से एक बड़ा मैसेज चला गया है। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हुई है उसका नुकसान ये समस्या नहीं है। मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, मैंने उनको जांच नहीं होने तक सोसाइटी संचालित थी और इसी के से एक बड़ा मैसेज चला गया है। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हुई है उसका नुकसान ये समस्या नहीं है। मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, मैंने उनको जांच नहीं होने तक सोसाइटी संचालित थी और इसी के से एक बड़ा मैसेज चला गया है। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हुई है उसका नुकसान ये समस्या नहीं है। मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, मैंने उनको जांच नहीं होने तक सोसाइटी संचालित थी और इसी के से एक बड़ा मैसेज चला गया है। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हुई है उसका नुकसान ये समस्या नहीं है। मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।